प्रेमचंद ने कहानी के कथानक को वर्णनात्मक शैली और उर्दू बाहुल्य शब्दों का प्रयोग किया है करते हुए रचा है। कहानी के अंतर्गत दिलफरेब को सौंदर्य की देवी तथा दिलफिगार को उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि दिलफरेब प्रमुख कहानी की मुख्य नायिका है और दिलफिगार नायक है। दिलफरेब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। एक दिन दिलफरेब ने दिलफिगार से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु अर्थात रत्न लेकर मेरे पास आओ। सफल होने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को अपनाऊंगी। दिलफिगार अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु की खोज में निकल पड़ता है। खोज के क्रम में मार्ग की अनेक दुष्कर बाधाओं को पार करते हुए दिलफिगार एक मैदान पर पहुंचता है जहां उसे काला चोर दिखाई पड़ता है जिसे फांसी पर लटकाए जाने के लिए लाया गया है। फांसी पर लटकाए जाने से पूर्व उस दुर्दांत काले चोर ने काजी से निवेदन किया कि कुछ क्षण के लिए उसे फांसी से उतार दिया जाए जिससे वह अपने बेटे को अंतिम बार गले लगा सके। फांसी से उतरने के पश्चात पास में क्रीड़ारत उस भोले मासूम बच्चे को गले लगाते हुए उस दुर्दांत अपराधी की आँखों से आंसू का एक कतरा गिरता है। दिलफिगार उस कतरे को अपने हाथों में लेते हुए सोचता है कि आंसू का एक कतरा इसकी आंखों में हजारों हत्याओं के बाद भी आंसू का कतरा कभी नहीं आया। अतः इसकी आँख से प्रथम और अंतिम बार गिरा यह आंसू दुनिया का अनमोल रत्न है। आंसू के उस कतरे को लेकर वह वर्ग से परिपूर्ण दिलफरेब के समक्ष उपस्थित होता है। दिलफरेब दिलफिगार द्वारा लाए गए इस अनमोल उपहार की प्रशंसा करते हुए इसे स्वीकार करती है, किंतु अगले ही क्षण वह उसे सूचित करती है कि यह दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु अर्थात रत्न नहीं है। अतः उसे प्रयास के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाता है। दिलफिगार वापस अपनी प्रेमिका की इच्छा पूर्ति हेतु दुनिया के सबसे अनमोल रत्न की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार उसे नदी के किनारे चंदन की चिता पर सुहाग के जोड़े में सजी एक युवती दिखाई देती है जिसके प्रेमी की मृत्यु हो चुकी है। युवती अपने प्रेमी के मृत शरीर के साथ भस्मीभूत हो जाती है। दिलफिगार इन शाश्वत प्रेमियों को चिता की राख को अपनी मुट्ठी में लेता है। इसे दुनिया की सबसे अनमोल रत्न मानते हुए पुनः अपनी प्रेमिका दिलफरेब के समक्ष उपस्थित होता है। दिलफरेब ने अपने प्रेमी से संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात उस उपहार को अपने हाथों में लिया। उसने उस भस्म को अपने माथे से लगाया तथा दिलफिगार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः सूचित करती है कि यह भी वास्तविक और सर्वाधिक अनमोल रत्न नहीं है। पूर्व की भांति दिलफिगार को पुनः निराश होकर धरती के सर्वोत्तम अनमोल रत्न की खोज में निकलना पड़ता है। इस बार वह अत्यधिक निराश हो जाता है। उसे इस धरती के सर्वाधिक अनमोल रत्न की प्राप्ति का कोई उपाय प्रतीत नहीं होने पर वह आत्महत्या के लिए उत्सुक होता है। अचानक एक वृद्ध द्वारा उसे हत्या करने से रोक लिया जाता है तथा उसे धरती के सबसे अनमोल रत्न की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वृद्ध ने दिलफिगार से कहा कि धरती के सबसे अनमोल रत्न की प्राप्ति तुम्हें पूर्व के देश हिंदुस्तान में होगी। वृद्ध की बातों का अनुसरण करते हुए दिलफिगार भारत के मैदानी भाग में पहुंचता है जहां समग्र मैदान युद्धरत सैनिकों की लाशों से पटा पड़ा था। लाशों के मध्य उसे एक मृत प्राय राजपूत योद्धा दिखाई पड़ता है जिसके सीने से रक्त के फव्वारे उठ रहे थे। दिलफिगार ने चिथड़े का उपयोग करते हुए उस वीर योद्धा के सीने से रक्त स्राव को रोकने का प्रयास किया। वीर योद्धा दिलफिगार का आतिथ्य न कर पाने के लिए खेद प्रकट करते हुए उसे बताता है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे अपने प्राणों का उत्सर्ग करके मुस्कुराते हुए करते हैं। अंततः वीर पुरुष दिलफिगार द्वारा सीने पर रखे हुए चीथड़े को निकाल देता है।
तथा दिलफिगार से कहता है कि गुलामी के लिए जीवित रहने से अच्छा है मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देना। भारत माता के जय घोष के साथ वह वीर योद्धा अंतिम सांस लेता है। उसके सीने से निकलने वाली रक्त की अंतिम बूंद को दिलफिगार अपनी हथेलियों से समेट लेता है तथा उसे दुनिया का सर्वाधिक अनमोल रत्न मानते हुए मन ही मन प्रसन्न होकर अपनी प्रेमिका के समक्ष उपस्थित होता है। अपने प्रेमी से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात दिलफरेब अत्यंत प्रसन्न होकर दिलफिगार को गले से लगाते हुए अपने आप को उसे समर्पित करती है। अंततः वह एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगवाती है तथा उसमें से एक तख्ती निकालती है जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत दिलफरेब और दिलफिगार को क्रमशः कथा नायिका और कथा नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद कथा के अंतर्गत दिलफिगार के रूप में ऐसे ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो सच्चा प्रेमी है तथा दिलफरेब के रूप में सूक्ष्मान्वेषी तथा पारखी प्रेमिका के चरित्र को गढ़ते हैं। कथाकार पात्र योजना के क्रम में इस कहानी के अंतर्गत दो प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कालाचोर, सती युवती, वृद्ध तथा वीर राजपूत योद्धा सरीखे कुछ अन्य गौण पात्रों को निर्मित करता है। प्रेमचंद ने गौण पात्रों के अंतर्गत सती युवती और वीर राजपूत योद्धा के रूप में पतिव्रता पत्नी और सच्चे देशभक्त के चरित्र को जीवित किया है। इस कहानी के अंतर्गत हमें मध्यकालीन भारत दृष्टिगोचर होता है। मुगलों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दासता के बंधन में जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए वीर राजपूत सैनिकों द्वारा अपने प्राणों की आहुति से संबंधित परिस्थिति तथा देश प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम का वातावरण कहानी के अंतर्गत स्पष्ट द्रष्टव्य है। कहानी के अंतर्गत भारतीय समाज के अतिरिक्त अरब समाज तथा उनकी मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति की झलक भी प्राप्त होती है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारत के अतीत का गौरवगान तथा उस गौरवगान को माध्यम बनाकर तत्कालीन भारतीय समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा के स्तर पर उर्दू शब्दों का बाहुल्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कहानी के अंतर्गत हमें लोकोक्तियों, मुहावरों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में प्रचलित शब्दावलियाँ प्राप्त होती हैं। कहानी के अंतर्गत कुछ स्थानों पर प्रेमचंद ने मनोविश्लेषणात्मक क्षमता का परिचय भी दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा